जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको जो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ लेके जाने वाला हूँ वो नाइन्थ क्लास का चैप्टर नंबर 3 है, जिसका नाम जो है वो डायनामिक्स है। तो पहले दो चैप्टर्स मैंने आपको बता दिए थे। एक जो था वो फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट था, यानी आप मेजरेबल क्वांटिटीज़ को ले लें, बेस और ड्राइव को, फिर उनकी आपने मेजरमेंट करनी मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट्स को इस्तेमाल करके। उसमें थोड़ा सा उसने इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स भी बताया था, जिसमें हमने ब्रांचेज उसकी देखी थी। और पहली ही ब्रांच के ऊपर बात की थी कि वो मैकेनिक्स है, और मैकेनिक्स में हम अजसाम की मोशन का मुताला और उसकी वजूहात का मुताला भी करते हैं। यानी अजसाम की मोशन की वजूहात और मोशन का मुताला जो है वो मैकेनिक्स कहलाता था। मैकेनिक्स इज स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड स्टडी ऑफ काज ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट है। तो उसी से आगे मैकेनिक्स से दो उसके हिस्से बनते थे मैकेनिक्स के, एक काइनेमेटिक्स, एक डायनामिक्स। काइनेमेटिक्स में हम स्टडी ऑफ मोशन करते हैं विदाउट डिस्कसिंग द काजेज ऑफ मोशन, यानी उसमें सिर्फ मोशन का मुताला है, लेकिन मोशन की किसी वजह को उसमें ज़ेर बहस नहीं लेके आते। मतलब मोशन क्या है उसकी फिर आगे आ जाती है, मतलब रेस्ट पोजीशन है, मोशन वाली पोजीशन है, वो उसके बाद डिस्टेंस कवर करता है बॉडी जो है, या डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, उसकी स्पीड वेलोसिटी क्या होगी, यूनिफॉर्म स्पीड क्या थी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या थी, एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और इस तरह से मुख्तलिफ जो चीज़ें थी वो हमने उस चैप्टर में यानी काइनेमेटिक्स में देखी थी। अब काइनेमेटिक्स के बाद जब हम डायनामिक्स की तरफ बात करते हैं, तो डायनामिक्स जो है वो थर्ड चैप्टर है नाइन्थ क्लास का। तो ये मैकेनिक्स की ब्रांच का ही हिस्सा है, यानी ये क्या है कि जिस्म की मोशन का मुताला है, उसकी वजूहात को ज़ेर बहस ला के, यानी इट इज़ द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड द काज ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी ये जिस्म की मोशन की वजूहात के मुताले का नाम जो है वो डायनामिक्स है। तो इसमें मैं आपको बताता चलता हूँ कि क्या मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं इसके। ये सबसे पहले अगर मैं मतलब मेजर कॉन्सेप्ट बताने से पहले मैं आपको एक और चीज़ जो है वो दिखाता हूँ, जो मैंने पहले खुद से बनाई हुई थी, लेकिन उसकी पिक्चर क्वालिटी इतनी क्लियर नहीं है। खैर, लेकिन आपको चीज़ें सारी मैं उससे बता देता हूँ, समझा देता हूँ। जैसे ये एक मैंने पिक्चर जो है वो आपके सामने शो हुई है, उसमें सबसे पहले जो बात हुई है, ये डायनामिक्स की डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखी हुई है कि डायनामिक्स क्या है कि अजसाम की हरकत वजूहात के को ज़ेर बहस ला कर के, यानी ये अजसाम की मोशन का मुताला है, उसकी वजूहात को ज़ेर बहस ला के। उसके बाद नेक्स्ट उसमें मैंने तीन चीज़ें मेजर डिफ़ाइन की हैं, यानी एक उसमें मोमेंटम आता है, एक इनर्शिया आता है, एक फोर्स आता है। यानी तीन चीज़ों की बुनियाद पर जिस्म जो है वो हरकत करता है। या उसमें इनर्शिया होता है जिसकी बुनियाद पर वो हरकत करता है, या उस पर ऊपर फोर्स लगती है, या फिर उसमें मोमेंटम होता है जिसकी वजह से वो हरकत करता है। अब ज़रा अगर मैं पहली बात जो कि फ़ोर्स है उसकी तरफ बढ़ता हूँ। फोर्स में आप देखेंगे कि फ़ोर्स की किस्में यहाँ पे इस चैप्टर में डिस्कस की हुई हैं। फ्रिक्शनल फोर्सेस डिस्कस की हुई हैं, यानी शाम की फ्रिक्शनल फोर्स क्या है, वो कैसे उसकी वो मतलब जो है वो करवाती है या हरकत करते हुए जिस्म को रोकती है। उसके बाद सेंट्रीपिटल फोर्स है जो दायरानुमा रास्ते पे जिस्म को हरकत देते रखती है। एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है जो दायरानुमा रास्ते से बाहर की तरफ निकालती है। इसकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में एप्लीकेशन भी हैं कुछ, जैसे आप बैंकिंग ऑफ रोड देखेंगे तो उसमें सेंट्रीपिटल फोर्स जो है उसका बड़ा अहम किरदार है। इसी तरह आप वाशिंग मशीन ड्रायर जो है उसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का बड़ा किरदार है। तो ये जो उसकी एप्लीकेशन थी जो आपको चैप्टर के एंड में बताई हुई होंगी। और थर्ड किस्म जो है वो फ्रिक्शनल फोर्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से फ्रिक्शन कम करने के तरीके आ जाते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स की तारीफ आ जाती है। और ये मैंने लिखे हैं कौन से सवाल ज़्यादा इंपॉर्टेंट आते हैं। फ्रिक्शन कम करने के तरीके जो हैं वो आ जाते हैं, फ़ायदे और नुकसान फ्रिक्शन के आ जाते हैं, और फ्रिक्शन की इकसाम, यानी रोलिंग फ्रिक्शन क्या है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन में जिस्म पूरा जो है वो दूसरे जिस्म के साथ टच होकर चलता है, यानी जिस्म का ज़्यादातर हिस्सा जो है वो अदर जिस्म के साथ जो है वो इन कंटेक्ट होता है। जबकि रोलिंग फ्रिक्शन में जिस्म का सिर्फ एक हिस्सा जो है वो कंटेक्ट में होता है, तीन हिस्से उसके आज़ाद होते हैं, इसलिए रोलिंग फ्रिक्शन कम होती है स्लाइडिंग फ्रिक्शन की निस्बत। अच्छा, उसके बाद मैं अगर बात करूं तो इस चैप्टर में फ़ोर्स को लेके न्यूटन ने फ़ोर्स को डिफ़ाइन किया था। फिर उसी को लेके उसने क्या किया, न्यूटन लॉज तीन जो हैं वो फोर्स के ऊपर उसने बताएं। एक फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, वो जो है उसे इनर्शिया का लॉ भी कहते हैं। उसके मुताबिक ये है कि अगर एक जिस्म हरकत में है तो उसे कंटिन्यूस हरकत करनी चाहिए, अगर वो रेस्ट में है तो उसे कंटिन्यूस
रेस्ट में रहना चाहिए जब तक उसके ऊपर बैरूनी फोर्स अमल ना करे। ये इसका फर्स्ट लॉ है, ठीक है। उसके बाद सेकंड लॉ ऑफ मोशन में जो लॉन्ग सवाल में इंपॉर्टेंट है, वो एफ इज इक्वल टू एम ए आपने प्रूफ करना है। ये असल में बताता है अजसाम के ऊपर जब हम फोर्स लगाते हैं तो फोर्स के नतीजे में उसके बॉडी में जो है वो एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस हो जाता है, और एक्सेलेरेशन फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है और मास के इनवर्सली प्रोपोर्शन है, उससे ये फार्मूला ड्राइव हो जाता है। यहाँ पे एक शॉर्ट सवाल न्यूटन की तारीफ भी आ जाती है। यहाँ पे लॉ ऑफ इनर्शिया जो है वो न्यूटन फर्स्ट लॉ की डेफिनेशन भी आपने वहाँ पे लिख देना है। उसके बाद थर्ड लॉ ऑफ जो है वो एक्शन एंड रिएक्शन इक्वल बट अपोजिट होते हैं। ये है सारा कुछ जो अजसाम की फोर्स के ऊपर सारी बहस करता है ये चैप्टर डायनामिक्स। अच्छा, अब इनर्शिया पे ज़्यादा कुछ डिटेल नहीं है। इनर्शिया जो है वो किसी जिस्म की ऐसी खसूसियत जिसकी वजह से वो अपनी हालत में तब्दीली का मज़ामत करता है, यानी ये रजिस्टिव प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट है जिसकी वजह से जो जिस्म है वो अपनी रेस्ट स्टेट या मोशन वाली स्टेट में तब्दीली के खिलाफ मज़ामत करता है, ठीक है। तो उसके बाद मोमेंटम है। मोमेंटम जो है वो शाम में मोशन की मिकदार को कहते हैं जो मास और वेलोसिटी के हासिल ज़रूर से हासिल होता है, और इसका यूनिट जो है वो kgms-1 है। इसके बाद मोमेंटम से रिलेटेड नेक्स्ट जो टॉपिक आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग सवाल आ सकता है, मोमेंटम का कानून है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। उसमें दो या दो से ज़्यादा इजसाम जो हैं वो पहले एक वेलोसिटी से हरकत कर रहे होते हैं, फिर एक दूसरे के साथ टकराते हैं तो उनकी वेलोसिटी में तब्दीली आ जाती है। तो इस कानून के मुताबिक टकराने से पहले का मोमेंटम और टकराने के बाद का मोमेंटम हमेशा जो है वो एक जैसा एक कंजर्व रहता है। तो इसमें से जो लॉन्ग बनने हैं वो 4 सवाल बनने हैं। एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का बनेगा, एक सेकंड लॉ ऑफ मोशन का बनेगा, एक ये सेंट्रीपिटल फोर्स और उसका जो फार्मूला ड्राइव करने का बन सकता है, या फिर सेंट्रीपिटल फोर्स की एप्लीकेशंस जो हैं वो लास्ट वाली हेडिंग में से इस चैप्टर में से बन सकते हैं। तो 3 तो ये सवाल हो गए जो लॉन्ग में आने हैं। चौथा सवाल ये है फोर्स और चेंज इन मोमेंटम का तल्लक, यानी आपने रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम बताना है। तो वो ये रिलेशन है एफ इज इक्वल टू डेल पी ओवर डेल टी। तो इसमें आप पहले न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन यूज़ करते हैं, एफ इज इक्वल टू एम में ए की जगह पे आप उसका फार्मूला फर्स्ट चैप्टर में से लगा सकते हैं, वी एफ माइनस वी आई ओवर टी, एम वी एफ माइनस एम वी आई ओवर टी बन जाएगा। तो इसमें पी एफ जो है फाइनल मोमेंटम इसके बराबर आ जाएगा और इनिशियल मोमेंटम पी आई के बराबर होगा ओवर टी। तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ कि एफ इज इक्वल टू डेल पी ओवर टी, और यही हमने साबित करना है कि फोर्स और मोमेंटम का आपस में क्या रिलेशन है। ये चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज टी इज कॉल्ड फोर्स। उसके बाद ये एक टॉपिक रह गया, इसमें मतलब आपको सारा उसमें ये है कि जब दो अजसाम फ्रीली जो है वे मुद्दन एक दूसरे के साथ हरकत कर रहे हों तब एक्सेलरेशन और टेंशन उनमें क्या होगी। तो ये फार्मूले आपने याद करने, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल में भी को आ जाए, वैसे इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है ये। और एक दूसरा केस है जिसमें एक जिस्म जो है टेबल के ऊपर उसकी हालत में पड़ा होता है और एक नीचे लटक रहा होता है, उस सूरत में अजसाम में एक्सेलरेशन और टेंशन क्या होगी। तो ये दोनों जो हैं वो केसेस के फार्मूले आपने कर लेने, एक एक इनकी एग्जांपल है और एक एक न्यूमेरिकल है, दो सवाल इसके टोटल इस चैप्टर में शामिल हैं, वो आपको हेल्प करेंगे। ये अगर फार्मूले आते होंगे तो आप उन्हें आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अच्छा, ये वाले जो फार्मूले मैंने मेंशन किए हुए हैं ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये सारे फार्मूले अच्छी तरह तैयार कर लेते हो तो आपके 10 के 10 न्यूमेरिकल सारे एज इट इज सॉल्व हो जाते हैं। सारे 10 के 10 न्यूमेरिकल में यही फार्मूले लगने हैं। आप इन फार्मूलों को पहले से नोट कर लें, फिर उसका जो है वो गिवन डाटा लिखें स्टेटमेंट के मुताबिक, और फिर देखें इनमें से कौन सा फार्मूला जो है वो उसके ऊपर परफेक्ट मैच करता है, तो उस फार्मूले को लगा के आप जो है वो अपना न्यूमेरिकल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इस चैप्टर के तो लॉन्ग क्वेश्चन मैंने इंशाल्लाह आपको साथ ही बता दिए हैं। इसमें 4 लॉन्ग आने हैं आपके, एक सेंट्रीपिटल फोर्स और उसकी एप्लीकेशन के ऊपर या उसका फार्मूला ड्राइव करने वाला आ सकता है, एक न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन बन सकता है लॉन्ग, और एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लॉन्ग बन सकता है, और एक आपका ये फोर्स और चेंज इन मोमेंटम का आपस में रिलेशन जो है ये वाला, ये अंत तक मैंने प्रूफ किया, ये बन सकता है। और अगर न्यूमेरिकल आते हैं तो ये फार्मूले अगर आप अच्छी तरह याद कर लेते हैं, डाटा अच्छी तरह लिखते हैं, तो ये वाले फार्मूले आपको बड़ी आसानी से उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में हेल्प करेंगे, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी 3 शॉर्ट क्वेश्चन इस चैप्टर में से बनने हैं, 1 या 2 MCQs बनने हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन मैंने सारे आपको बता दिए हैं। पहले डायनामिक्स की तारीफ़ करें, फिर मोमेंटम की तारीफ़ करें, फिर इनर्शिया बहुत इंपॉर्टेंट इसकी तारीफ़ याद करें, फिर फोर्स की तारीफ़ याद करें, फिर उसके बाद लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम की तारीफ़ बॉक्स में दी होगी वो याद करें शॉर्ट में। ये लॉज ऑफ मोशन जो हैं ये तीनों शॉर्ट में याद कर लें। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन स्टेटमेंट शॉर्ट में करें, सेकंड की भी स्टेटमेंट, थर्ड की स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो लाजमी आती है, बस यही कुछ शॉर्ट में करना है। और यहाँ से आपने फ्रिक्शनल फोर्स की तारीफ़ याद करनी है। फ्रिक्शन को कम करने के तरीके बहुत मशहूर हैं, पेपर में अक्सर औकात आते हैं, ये आपने याद करने हैं। फ्रिक्शन के फ़ायदे नुकसान याद करने हैं और अक़साम आपने याद करनी है, रोलिंग फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन की।
सेंट्रीपिटल फोर्स की तारीफ और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की तारीफ भी आ सकती है शॉर्ट में, तो इसलिए ये भी आपने शॉर्ट में कर लेनी है। तो ये सारी जो मैंने ओवरव्यू आपको भी बताया, ये पहले से मैंने एक जगह मतलब लेक्चर दिया था, वहाँ से मैंने ये पिक बनाई थी पूरे चैप्टर की, वो मैंने आपको जो है वो आपके सामने रखी है। अगर कोई चीज़ इसमें से आपको नज़र नहीं आई या स्किप हो रही है तो मैं बुक पे लेके चलता हूँ, तो बुक से आपको सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी, और मैं आपको बता दूंगा कि आपने कौन कौन सी चीज़ कहाँ कहाँ से याद करनी है। बुक में वो सारी चीज़ें हाईलाइट की हुई हैं। तो पिक्चर में से तो इतना ही था, अब बुक की तरफ बढ़ते हैं। जी, तो अब मैं आपको बुक के ऊपर लेके आता हूँ कि बुक आपको मतलब कैसे गाइड करती है सारा कुछ सीखने सिखाने में। जी, यहाँ पे सबसे पहले अगर देखें तो मेजर कंसेप्ट उसने मोमेंटम दिया है, तो मोमेंटम से रिलेटेड मैंने आपको एक मोमेंटम की तारीफ बताई है, एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बताया, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन तीनों शॉर्ट में करने, फ्रिक्शन की तारीफ याद करनी, फ्रिक्शन के फ़ायदे और नुकसान याद करने, फ्रिक्शन को कम करने के तरीके याद करने, यहाँ से यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल फोर्स की तारीफ, फार्मूला और इसकी एप्लीकेशन याद करनी लॉन्ग में, और बस यही कुछ। अब आते हैं नेक्स्ट चैप्टर की डिटेल की तरफ कि अब डिटेल से जो शॉर्ट सवाल इसमें से आने हैं वो कैसे हमने अच्छी तरह तैयार करना है। जैसे जी स्टार्ट करते हैं यहाँ से, ये पहला टॉपिक है इसका 3.1 का, फोर्स, इनर्शिया एंड मोमेंटम। सबसे पहले फोर्स की तारीफ है, फोर्स मैंने हाईलाइट किया हुआ है, वो आपने तारीफ ये सिर्फ यहाँ से याद करनी है और कुछ नहीं याद करना। ये वाली कि जो फोर्स होती है ये बॉडी को मूव करवाती है और मूव करवाने की कोशिश करती है, या जिस्म की हरकत को रोकती है या रोकने की कोशिश करती है। तो नेक्स्ट बात करता है कि फोर्स जो है वो उस बॉडी की डायरेक्शन यानी सिमत को भी चेंज कर सकती है। तो अब हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में देखें तो हम अजसाम जब कोई एक दूसरे को धकेल रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं, उन्हें हरकत में लाते हैं या लाने की कोशिश करते हैं, रोकते हैं या रोकने की कोशिश करते हैं, या फिर कुछ अजसाम की हम सिमत जो है वो बदल देते हैं। फोर्स में मूव्स आर टेंस टू मूव अ बॉडी, स्टॉप्स आर टेंस टू स्टॉप अ बॉडी, ठीक है। और द फोर्स कैन आल्सो चेंज द डायरेक्शन ऑफ बॉडी, ये याद करना है। उसके बाद इनर्शिया बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, लाजमी पेपर में आता है, तो ये यहाँ से तारीफ याद करनी है आपने। इनर्शिया ऑफ अ बॉडी इज इट्स प्रॉपर्टी ड्यू टू विच इट रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। इसकी मिसाल ये है कि ये रेस्ट पोजीशन में पड़ा है, आप ये जो पेज है यहाँ से नीचे की तरफ खींचते हैं तो ये अपनी जो स्टेट है उसमें पोजीशन के खिलाफ जो है वो मदामत करता है, यानी ये मोशन में नहीं आता बल्कि वहाँ पर स्टैंड करता है, जिसकी वजह से ये नीचे गिर जाता है। इसी तरह इसकी और बहुत सारी मिसालें हैं। जैसे चलता हुआ पंखा जो है वो फौरी नहीं रुकता, वो इनर्शिया की वजह से अपनी हरकत जारी रखता है, लेकिन जब उसके ऊपर बैरूनी फोर्सेज जो हैं वो हैवी हो जाती हैं तब उसे रुकना जो है उसकी मजबूरी बन जाता है। तो इनर्शिया क्या है, ये रेजिस्टिव प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी है ड्यू टू विच बॉडी कैन नॉट चेंज इट्स स्टेट ऑफ पोजिशन रेस्ट आर मोशन, यानी इनर्शिया इज अ प्रॉपर्टी resistive property of a body due to which a body cannot change its state of rest or motion। उसके बाद नेक्स्ट जो बात करते हैं वो बस ये शॉर्ट में याद करनी है, मोमेंटम की बात करते हैं। तो मोमेंटम ये क्या है कि एक क्वांटिटी ऑफ मोशन है जो बॉडी में होती है उसकी मास और वेलोसिटी की वजह से, यानी मास और वेलोसिटी को असल दर्ब कर लें तो उसका जो उसमें मोशन की मकदार बनेगी वो उसका मोमेंटम कहलाएगी। ये वेक्टर क्वांटिटी है और इसका यूनिट आपने याद रखना है, एमसीक्यूज में यूनिट बाद दफ़ा पूछ लेता है, kgms-1 है। फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, वो भी याद रखना है। न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन लॉज आ गए हैं वो जो फोर्स को डिफाइन करते हैं। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की तरफ बात करते हैं। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है ये बताता है कि ए बॉडी जो है वो कंटिन्यूस इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन प्रोवाइडेड नो डेट फोर्स एक्ट ऑन इट। इसका मतलब ये है कि एक बॉडी जो है वो लगातार अपनी हरकत जारी रखती है अगर उसके ऊपर कोई बैरूनी फोर्स अमल ना करे। जैसे आप देखें अगर एक बुक टेबल पे पड़ी है सारी उम्र उसको वैसे ही पड़ा रहना चाहिए, लेकिन जब उसके ऊपर कोई बैरूनी फोर्स अमल करती है तो वो उसकी स्टेट चेंज हो जाती है। तो न्यूटन लॉ कहता है कि बुक पड़ी है तो सारी उम्र से वहाँ वैसे ही पड़ा रहना चाहिए अगर हम कोई बैरूनी फोर्स अमल ना करें। अब इसी तरह एक बॉल जो है वो हरकत में है, वो रुक जाती थोड़ी देर बाद, उसकी वजह ये होती है कि उसके ऊपर बैरूनी फोर्सेज अमल कर रही होती, अगर वो ना हो तो वो बॉल जो है वो लगातार हरकत करती रहे।
ये न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी आपने ये तारीफ याद कर लेनी। न्यूटन सेकंड ऑफ लॉ ऑफ मोशन में आपने फार्मूला और ये इसकी एक्सप्लेनेशन मुकम्मल याद करनी है। ये इसकी डेफिनेशन करें, फिर उसके बाद ये फार्मूला ड्राइव करके आपने यहाँ पे लेके आना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसकी डेफिनेशन याद करने का आसान तरीका ये है कि व्हेन अ फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी इट फोर्स प्रोड्यूस एन एक्सेलेरेशन। यहाँ से याद रखिएगा, फोर्स जो है वो प्रोड्यूस करती है एक्सेलेरेशन, और वो एक्सेलेरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है फोर्स के एंड इनवर्सली प्रोपोर्शन है मास ऑफ द बॉडी के। तो इससे आप इसको ज़रब करेंगे तो वन एफ से ज़रब खा के एफ ओवर एम बन जाएगा, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शन एम में बनेगा, ये एम जो है इधर ज़रब खाएगा, और इसकी के की इसको ख़त्म करके एक इक्वल लगाते हैं, के लगाते हैं, और के की अगर कीमत हम 1 रखें तो ये आपके पास एफ इज इक्वल टू 1 एम में बन जाएगा, जो कि आपने प्रूफ करना था। ये न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है। मैं दोबारा बताता चलूँ कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है ये असल में बताता है कि व्हेन वी अप्लाई सम फोर्स ऑन अ बॉडी एंड एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द फोर्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द मास ऑफ द बॉडी। ये इसकी स्टेटमेंट है, आगे उसका फार्मूला आपने ड्राइव करना है। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि डिफाइन न्यूटन आ जाता है बाद दफ़ा। एक न्यूटन की तारीफ़ करें या डिफाइन न्यूटन। तो एक न्यूटन वो फोर्स होती है जो 1 kg मास में 1 के ms-2 एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस करने के लिए लगाई जाती है। 1 न्यूटन इज द फोर्स दैट प्रोड्यूस एन एक्सेलेरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन अ बॉडी ऑफ मास 1 kg। अगर आप इस फार्मूले को देखें तो इसमें 1 kg मास है और 1 ms-2 एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस होगा, जिस फोर्स से वो 1 न्यूटन होगी। ये आगे उसने बता दिया हुआ। तो ये न्यूटन की तारीफ हो गई जाती। अब उसके बाद हम थर्ड लॉ की तरफ बात लेके आते हैं, वो बाद में आता है। पहले मास और वेट का डिफरेंस आ जाता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट शॉर्ट सवाल है, ये पेपर में आ जाता है बाद दफ़ा के मास और वज़न में जो है वो आप फ़र्क करें। तो जैसे हमने स्केलर और वेक्टर लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, तो मास जो है एक स्केलर क्वांटिटी है और वेट एक वेक्टर क्वांटिटी है। मास हर जगह पे एक जैसा रहता है, वेट जो है वो आप हाइट पे जाएंगे तो कम होना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे जी की वैल्यू वेरी करेगी वैसे वैसे वेट वेरी करेगा। और इसके बाद यही कुछ है इसमें कि मास जो है हर जगह एक जैसा रहता है और ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। और वेट जो है वो वेरी करता है, जैसे जैसे पोजीशन जिस्म की बदलती है वैसे वैसे वेट बदलता है, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। वैसे यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया, ये आपने यहाँ से याद कर लेना है। इसके फार्मूले भी और ये उसका यूनिट भी बताया हुआ। मास का यूनिट केजी है और वेट का यूनिट न्यूटन है। अब न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन है कि आप कोई भी काम करते हैं, आपका एक एक्शन होता है, उसका बराबर एक रिएक्शन आपको मिलता है। वो बराबर होता है लेकिन मुखालिफ समत में होता है। टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन। इसकी मिसाल आपको मुख्तलिफ दी हुई है, बुक पढ़ी टेबल पे, तो वो टेबल पे वेट उसका एक्शन है, रिएक्शन के तौर पे जो है वो टेबल भी उसके ऊपर अपनी ही फोर्स लगा रहा होता है, तो ये उसका रिएक्शन बन जाता है। तो उसके बाद जो है इनर्शिया की वजह से, लेकिन ये बुक ऊपर की तरफ नहीं उठती, यहाँ पे पड़ी रहती है। अब ये मिसाल ले लें बैलून की, इसमें से गैस निकलती है तो हवा आगे की तरफ जाती है, वो एक्शन है, और बैलून उसके नतीजे में पीछे की तरफ चला जाता है, वो रिएक्शन बन जाता है। इसी तरह ये रॉकेट टेकिंग ऑफ कर रहा है तो इसमें से गैसेस बर्न होकर नीचे की तरफ आती हैं, रॉकेट ऊपर की तरफ जाता है, तो गैसेस का नीचे निकलना जो है ये एक्शन है, रिएक्शन के तौर पे वो रॉकेट को उतनी ही हाइट देते हैं। तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्ट में, कि टू एवरी एक्शन दे रहता है इक्वल बट है ना अपोजिट रिएक्शन। उसकी एक दो एग्जांपल आपने साथ दे देनी है। अब ये टेंशन एंड एक्सेलरेशन एंड स्ट्रिंग है, ये इसमें सिर्फ फार्मूले याद करने ताकि आपको न्यूमेरिकल इनके एक दो आसानी से आ जाएं। ये बहुत लंबे टॉपिक हैं, ये पेपर में बहुत कम आते हैं, इनका कुछ मतलब ओनली सिर्फ 2 to 5% चांस है कि पेपर में आए, बाकी 95% चांस बाकी चारों सवालों का। तो जब दोनों अजसाम ऐसे हरकत कर रहे होंगे तो आपके पास जो एक्सेलरेशन और टेंशन निकालने का फार्मूला होगा वो यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया, ये है इज इक्वल टू m1 - m2 g ओवर m1 + m2। मासेस दिए होंगे, वैल्यूज़ आपने पुट करनी है, जी की वैल्यू 10 रखेंगे तो ये सारा सॉल्व हो जाएगा। टेंशन निकालने का कहेगा जब दोनों अजसाम जो है वो मुद्दन हरकत कर रहे होंगे, तब आपने ये फार्मूला यूज़ कर लेना है। ये इसकी एक एग्जांपल उसने दी हुई है, इसमें जो पहले मास दिया होगा वो पहले ही होगा, दूसरे वाला दूसरा होगा, और वैल्यूज़ पुट करके आपने निकाल लेनी है। अब ये थोड़ा सा केस डिफरेंट है, इसके न्यूमेरिकल में थोड़ी प्रॉब्लम आती है कि जो अमूदन लटक रहा हो जिसम होगा उसको m1 लेना है, और जो टेबल के ऊपर उसकी हालत में हरकत कर रहा होगा वो m2 होगा, ये याद रखना है आपने। तो जब एग्जांपल या क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि m1 कौन सा m2 कौन सा। तो जो नीचे की तरफ लटक रहा होगा m1 होगा, यानी जो हैवी वेट होगा वो m1 होगा, जो ऊपर हल्का वजन पड़ा होगा वो m2 होगा। वैल्यू से आपको पता चल जाएगा।
इसके लिए ये फार्मूला m1 ओवर m1 प्लस m2 इंटू जी। इसी तरह ये टेंशन का फार्मूला है m1 m2 जी बटा m1 जमा m2। ये फार्मूले आपने अच्छी तरह याद कर लेना। जैसे ये देखें m1 जो है वो आपका 4 kg है और m2 6 kg है। तो जो जिस्म हल्का होगा उसे आपने m1 लेना है, जो भारी होगा उसे m2 लेना है। नीचे की तरफ जो लटक रहा होगा उसे m1 और जो ऊपर टेबल के पड़ा होगा वो m2। ये स्टेटमेंट में बताया होगा। टू मैसेज m1 आर अटैच्ड टू द एंड एंड एक्सटर्नल स्ट्रिंग विच पास ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुल्ली सच दैट मैथ। ये देखिए 6 kg जो है वो मूव कर रहा है ओवर अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस। जो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे है वो m2 है और जो अमूदन लटक रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड 4 kg मैथ जो है वो मूव कर रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड। तो ये वाला जो मैच होगा वो m2 होगा, ये याद रखना है। जो नीचे की तरफ लटके वो m1 और जो टेबल पे पड़ा होगा उसकी हालत में वो m2। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग सवाल है कि फोर्स एंड मोमेंटम के मतलब जो रिलेशन बताएं। वैसे मैंने उस पहली पिक में भी आपको ये चीज़ वादे बयान कर दी थी। आपने क्या करना है, यहाँ से थोड़ी सी स्टेटमेंट लिखनी है कि आप एक जिस्म, दो जिसाम लें, उनके ऊपर फोर्स लगाएं। अगर एक जिस्म लें, ठीक है, उसका मास m हो और उसकी इनिशियल वेलोसिटी vi हो, हम उसके ऊपर दोबारा फोर्स लगा देते हैं, उसका जो मोमेंटम है वो तब्दील हो जाता है और उसकी वेलोसिटी vf हो जाती है। तो उसके चेंज ऑफ मोमेंटम जो होगा वो फाइनल में से इनिशियल मोमेंटम माइनस कर देंगे, टाइम के लिहाज से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ से अगर आप देखें m कॉमन आता है तो vf माइनस vi ओवर t बनेगा, ये a के बराबर है। तो f ये जो है वो pf माइनस pi ओवर t ऐसे ही रहेगा। तो ये ma बन जाएगा, ma को रिप्लेस कर सकते हैं f से। तो f जो है वो चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम t है। ये आपने तारीफ इसकी याद कर लेनी है और ये लॉन्ग में बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। और यहाँ पे एक और MCQ भी आता है, एस ए यूनिट ऑफ मोमेंटम। एक तो था kgms माइनस 1, एक न्यूटन सेकंड भी है। MCQ ये बुक में है, नेक्स्ट मतलब एक्सरसाइज में भी है, पेपर में भी आ जाता है कि मोमेंटम का ऐसा यूनिट बताएं तो उसमें न्यूटन सेकंड दिया होता है, वो दूसरा ऑप्शन नहीं होता, इसलिए आपने न्यूटन सेकंड को याद रखना है। ये MCQ आता है पेपर में बार बार। बस ये लॉन्ग में सवाल याद कर लेने। 4 थ्योरेटिकल लॉन्ग सवाल बनते हैं, 10 न्यूमेरिकल हैं। इसके न्यूमेरिकल के फार्मूले सारे मैंने आपको बता दिए हैं। अच्छा, नेक्स्ट अभी सवाल बनता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का। इसकी मैं अगर वजाहत बता दूं तो एक आइसोलेटेड सिस्टम हम लेंगे। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब ये होता है कि एक बंद सिस्टम लेना है जिसके ऊपर कोई बैरूनी फोर्स जो है वो अमल ना करे। तो उसके अंदर हम अजसाम जो हैं वो उसको मतलब हरकत में लाएंगे, वो एक दूसरे के साथ टकराएंगे तो उनका आपस में सिर्फ टकराव होगा और एक दूसरे की फोर्स ही अमल करेगी। कोई बैरूनी या एक्सटर्नल फोर्स है वो आइसोलेटेड सिस्टम में अमल नहीं कर सकती। बंद सिस्टम को कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम, जिसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अमल नहीं करती। अब फॉर एग्जांपल आप समझ लें कि ये एक m1 जिस्म है, ये m2 जिस्म है, ये हरकत कर रहा है u1 वेलोसिटी से u2 वेलोसिटी से, ये आगे की तरफ कर रहा है, इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, एक दूसरे के साथ टकराते हैं, कोलिजन होती है। कोलिजन होने के बाद अब इसकी वेलोसिटी v2 बन जाती है और इसकी वेलोसिटी v1 बन जाती है। तो द मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, एक आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर जो मोमेंटम है ऑफ 2 और मोर देन 2 इंटरेक्टिंग बॉडीज रिमेन कॉन्स्टेंट। आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर जो है 2 और 2 से ज़्यादा आपस में टकराने वाली या इंटरेक्ट करने वाली बॉडीज़ का मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट रहता है या एक जैसा रहता है। अब इसकी वजाहत के लिए ये सारी फिगर दोबारा अगेन यहाँ पे एक्सप्लेन की हुई है। मैंने आपको पहले बता दी कि फ़र्ज़ कर लें कि आपके पास जैसे m1 है वो u1 वेलोसिटी से हरकत कर रहा है, दूसरा मैच m2 है u2 वेलोसिटी से हरकत कर रहा है। इनका मोमेंटम जो है वो टकराने से पहले m1 u1 है और दूसरे जिस्म का मोमेंटम m2 u2 है। इकट्ठा कर लें तो m1 u1 प्लस m2 u2 आएगा, जो यहाँ पे उसने लिखा हुआ है ये वाली लाइन में। तो उसके बाद दूसरा जो है कोलिजन होने के बाद जब मोमेंटम में तब्दीली आती है तो वो ये हो जाती है m1 v1 जमा m2 v2। उनकी वेलोसिटी चेंज होती है, मोमेंटम वाले फार्मूले में वेलोसिटी चेंज करके लिख लेनी है और ये कांस्टेंट रहता है। तो आपने इसको जो है वो बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन जो है टोटल इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन, ये सेम कर लेना है। और इस तरह से आपका ये वाला जो है ये कानून साबित हो जाता है जो लॉन्ग में आना है। ये इक्वेशंस आपने इसमें लिख देनी है। तो ये चौथा लॉन्ग सवाल था, इसकी भी एप्लीकेशन है, यानी आप मुख्तलिफ जगह पे इसको इस्तेमाल करते हैं। जैसे ये एक उसने बताया हुआ है कि आप गन और बुलेट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उससे जो है उसमें भी टकराने से पहले और टकराने के बाद का मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट रहता है। अब देखें जब वो जिस्म गन फायर करते हैं ना, फायर करने से पहले बंदूक की भी वेलोसिटी ज़ीरो होती है
और गोली की भी वेलोसिटी, बुलेट की वेलोसिटी भी ज़ीरो होती है, तो उनके मोमेंटम जो है वो ज़ीरो हो जाएंगे, क्योंकि मोमेंटम में वेलोसिटी का होना ज़रूरी है। एम वी होता है ना, वी को जब ज़ीरो, जितना मर्जी एम हो, जब उसको ज़ीरो वेलोसिटी से ज़रब करेंगे वो ज़ीरो हो जाएगा। तो टकराने के बाद ये गन का मोमेंटम है, यानी वो पीछे की तरफ जाती है, ये बुलेट का मोमेंटम है, वो आगे की तरफ जाती है। तो आप देखेंगे वो ज़ीरो हमने कंसिडर कर लिया, तो यहाँ से हम गन की रिकॉइल वेलोसिटी यानी पीछे की तरफ जाने वाली वेलोसिटी जो है इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। ये न्यूमेरिकल भी है, इसलिए मैंने आपको फार्मूला बता दिया। ये एग्जांपल भी इसी फार्मूले से सॉल्व होनी है। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल आगे शॉर्ट में जो आते हैं, लाजमी फ्रिक्शन की तारीफ आ जाती है कि ये एक ऐसी फोर्स है जो शाम की मोशन की मुजाहमत करती है। द फोर्स दैट अपोज द मोशन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, यानी जो फ्रिक्शन हमेशा मूविंग ऑब्जेक्ट को अपोज करती है। जैसे आप साइकिल चला रहे हैं और आगे से हवा पीछे की तरफ चल रही है तो आपको अपोज कर रही होती है, तो वो एक तरह की फ्रिक्शन है। तो फ्रिक्शन की तारीफ यहाँ से आपने इंपॉर्टेंट याद करनी है, यहाँ से कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, फार्मूला है वो मैं बता दिया हुआ है आपको। उसके बाद ये एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन मैंने हाईलाइट किए हुए हैं, यहाँ से आपने वही याद कर लेने। फ़ायदा इसका ये है कि ये हमें लिखने में मदद देती है, पैदल चलने में, वॉक करने में मदद देती है, हमें चीज़ों को पकड़ने में मदद देती है, और चीज़ों को ब्रेक लगाने में, यानी गाड़ियों को ब्रेक लगाने में, आसानी से रोकने में मदद देती है। और नुकसानात इसके ये हैं कि फ्रिक्शन नहीं होगी तो हम जो है वो स्लिप हो जाया करेंगे, चीज़ों से गिर जाएंगे, ठीक है। और अगर फ्रिक्शन नहीं होगी तो हम चीज़ों को पकड़ नहीं सकते। नुकसान इसका ये है कि हम जो है हमारी एनर्जी का बहुत ज़्यादा ज़्यादा होता है, अजसाम जो हैं, मतलब अजसाम के जो पार्ट्स हैं वो घिस जाते हैं, जल्दी टूट जाते हैं। तो ये इसके कुछ नुकसानात भी हैं, तो वो आपने याद करना। ये मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, पेपर में लाजमी आता है। तो ये 4-5 मेथड हैं, आप ऑयल लगा के, तेल लगा के, लुब्रिकेंट का इस्तेमाल करके फ्रिक्शन कम कर सकते हैं। जो जगह जिन्होंने आपस में जो है वो स्लाइड करना है उनको स्मूथ करें, यानी उन्हें प्लेन बना लें, उन्हें हमवार कर लें, तभी फ्रिक्शन कम हो जाएगी। आप जो है वो बाल बेरिंग का इस्तेमाल करें, तब भी फ्रिक्शन कम होगी। तो ये कुछ तरीके मैंने हाईलाइट किए हुए हैं। नेक्स्ट ये एक डेफिनेशन याद करनी है कि सर्कुलर पाथ या सर्कुलर मोशन क्या है, कि अगर जिसम सर्कुलर पाथ पे अमल करता है तो उसकी मोशन सर्कुलर मोशन होगी। उसके बाद नेक्स्ट आ जाती है सेंट्रीपिटल फोर्स की तारीफ। इसमें से एक लॉन्ग सवाल बन सकता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स की तारीफ बताएं और नेक्स्ट इसकी एप्लीकेशन भी बताएं। तो बैगिंग ऑफ रोड और इसकी जो है क्रीम सेपरेटर एंड वॉशिंग मशीन ड्रायर इसकी एप्लीकेशन है, और इसके बाद इसका फार्मूला ड्राइव करने वाला भी आ जाता है। तो ये दोनों मतलब बन सकते हैं लॉन्ग में। अब मैं सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की तारीफ आप पहले उसकी बता दूं क्या है। सेंट्रीपिटल फोर्स वो फोर्स होती है जो जिस्म को दायरे की तरफ लेके आती है, जबकि इसके रिएक्शन में जो फोर्स जिस्म पे लगती है, जो जिस्म को सर्कल से बाहर लेके जाती है, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगी। तो आप यहाँ से सेंट्रीपिटल फोर्स की तारीफ याद करें। द फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स इज अ फोर्स दैट कीप्स द बॉडी मूव इन अ सर्कल। आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की जब तारीफ याद कर लिखेंगे तो उसमें लिखेंगे तो इट इज़ अ रिएक्टिव फोर्स ऑफ सेंट्रीपिटल, इट इज़ अ रिएक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल, ये भी लिख सकते हैं। तो वो आगे भी मैंने हाईलाइट किए, वहाँ से याद कर सकते हैं। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स की तारीफ याद कर लें। यहाँ से ये फार्मूला आपने ड्राइव करना है। आपने फार्मूला F=m में पढ़ा हुआ है न्यूटन सेकंड लॉ में। अब ए एक्सेलेरेशन है, सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन है, जब एक जिस्म दायरे में हरकत करता है तो उसको सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन v²/r होता है। तो उसको आपने यहाँ पे पुट कर देना है, तो आप ये फार्मूला जो आसानी से ड्राइव कर सकते हैं। ये साथ में ये पॉइंट भी आप लिख सकते हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है ये मैंने यहाँ से हाईलाइट की है। सेंट्रीपिटल रिएक्शन दैट पुल द स्ट्रिंग आउटवर्ड इज समटाइम्स कॉल्ड द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। सेंट्रीपिटल का एक्सेलेरेशन है, सॉरी सेंट्रीपिटल फोर्स का रिएक्शन फोर्स है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब बैंकिंग ऑफ रोड में मैंने हाईलाइट किया है कि ये सेंट्रीपिटल फोर्स की एप्लीकेशन है, और इसमें जो बैरूनी किनारा है वो उसको ऊंचा कर लेते हैं, अंदरूनी किनारे को डाउन कर लेते हैं, तो ये बैंकिंग ऑफ रोड कहलाता है। और ये गाड़ियों को स्लिप होने से या स्किडिंग होने से बचाता है। उसके बाद वॉशिंग मशीन ड्रायर है, तो इसमें एक तेज़ी से ये स्पिन करता है, घूमता है, सुराख होते हैं, पानी जो है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की तरफ बाहर चला जाता है, कपड़े जो हैं वो इस रॉड के पास रहते हैं, तो इस तरह से उसको क्या करता है, कपड़ों को खुश्क कर देता है। क्रीम सेपरेटर है, तो इसमें भी हल्का जो दूध के हल्के ज़रात होते हैं वो ये सेक्सेस के पास चले जाते हैं घूमते हुए, और जो भारी ज़रात होते हैं वो इन सुराखों से बाहर इकट्ठे कर लिए जाते हैं। तो यहाँ से भी आपने ये थोड़ा सा इसकी मतलब एप्लीकेशन याद कर लेनी है। ये समरी में कोई चीज़ बात रह नहीं गई, सारी डेफिनेशन ऊपर हो गई हैं, ये करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये MCQs हैं, ये आप थोड़ा टिक कर लें कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में नो नेट फोर्स अगर एक्ट करती है तब वो वैलिड होता है।
और इनर्शिया जो है आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर होता है, यानी इनर्शिया मास के साथ जो है वो लिंक करता है। और जब एक बच्चा जो है वो बस से जंप कर रहा होता है तो वो बस की सिमत की तरफ हरकत करता है, ये इसके अंदर डायरेक्शन ऑफ मोशन वो गिरेगा। अब एक रस्सी को 10 न्यूटन इधर से 10 न्यूटन इधर से फोर्स लग रही है तो वो 20 न्यूटन टेंशन होगी, उसमें जितनी फोर्स लगेगी उतनी टेंशन होगी। ये इसमें नन ऑफ द अबव आना है। इसमें मैंने बता दिया कि इसका बी ऑप्शन है, ये वाला, ये की नोट मैंने साथ मेंशन किया हुआ है, इसका ये जवाब है। अब ये मैंने बताया था जो आपको फोर्स और मोमेंटम के साथ कि उसका मोमेंटम का ये वाला भी फार्मूला बनता है, यूनिट बनता है न्यूटन सेकंड भी। वैसे के जी एम एस माइनस भी बनता है, दोनों हम यूज़ कर सकते हैं। तो जो एम सी क्यू में पूछा है उसके मुताबिक जवाब देंगे। जब एक घोड़ा जो है वो कार्ड तांगे को खींचता है तो वो एक्शन जो है वो ज़मीन पे कर रहा होता है। अच्छा, अब आप वो कहता है शाम में जब ऑयल लगाएंगे तो उसमें फ्रिक्शन जो है वो कम से कम होगी, ये सबसे बेहतर है। उसके बाद ये कुछ डेफिनेशन हैं इंपॉर्टेंट हैं, सारी मैंने ऑलरेडी बता दी हुई हैं। इनर्शिया, मोमेंटम, फोर्स, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, सेंट्रीपिटल फोर्स, ये फ्रिक्शन की तारीफ है। मास और वेट का फ़र्क बता दिया, एक्शन रिएक्शन वही थर्ड लॉ बता देना है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन बता दी हुई है। तो ये ऑलमोस्ट सारे सवाल हो गए। लॉ ऑफ इनर्शिया जो है वो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, उसकी स्टेटमेंट आपने यहाँ पे लिखनी है। कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ऑलरेडी हो गया है। गन रिकॉयल होती है क्यों? क्योंकि उसमें जो है उसका मोमेंटम जो है वो बुलेट का आगे की तरफ मोमेंटम की वजह से आगे की तरफ जाती है, और ये जो है वो बैक मोमेंटम की तरफ से पीछे की तरफ करती है। और इसके बाद ये वाले सवाल हैं जो डिफाइन वेज टू रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, ये मतलब बता दिए हैं कि किन तरीक़ों से फ्रिक्शन कम की जा सकती है। ये 10 न्यूमेरिकल हैं, बहुत आसान है। इसके लिए 4 से 5 फार्मूले हैं। मैं दोबारा आपको फिगर जो है वो खोल के दिखा देता हूँ, और उन्हीं फार्मूलों को आपने पहले लिख लेना है, बाद में इनका डाटा लिख के नोट करना है। तो आपके ये चारे के सारे फार्मूले जो हैं वो आपको हेल्प करेंगे इन सारी जो है न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में। अभी जैसे ये फिगर ओपन होती है तो इसमें ये चार फार्मूले मैंने लिखे हैं। चारों फार्मूले बार बार आपके सवालों में वैसे ही एज इट इज़ इस्तेमाल होने हैं। बाद दफ़ा ये 2 फार्मूले किसी सवाल में इस्तेमाल होंगे, तो आपने गिवन डाटा लिखना है और देखना है कौन कौन से फार्मूला आपका लग रहा है, आपको रिक्वायर्ड क्या चीज़ है। तो आप जब रिक्वायर्ड देखेंगे तो आपको फौरी पता चलेगा कि फ़लाँ फार्मूला उसमें से यहाँ पे लगेगा, और आप ये फार्मूले लगा के अपने सारे न्यूमेरिकल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब आलमोस्ट जो है वो चैप्टर आपका 4 जो है वो मुकम्मल हो जाता है, मतलब न्यूमेरिकल के लिहाज से भी, थ्योरेटिकल लॉन्ग के भी लिहाज से भी, और आपके शॉर्ट्स वालों के लिहाज से भी, और आपके एमसीक्यू के लिहाज से भी। अगर आप इसको अच्छी तरह तैयार कर लेते हैं और आप इंशाल्लाह फिर जो है वो 50 to 55 मार्क्स जो हैं वो इस तरह से गेन कर सकते हैं 60 में से। और बाद में जो चैप्टर्स के लॉन्ग रह गए हैं कुछ के, जैसे सेकंड चैप्टर का भी लॉन्ग मैंने क्वेश्चन ऑफ मोशन और उसके न्यूमेरिकल जो हैं वो भी आपको करवाने हैं, तो वो मैं आपको जो है वो नेक्स्ट करवाऊँगा, तो आपके वो 60/100% जो मार्क्स हैं आप गेन कर सकेंगे। अच्छा, इसमें मुश्किल नहीं है। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं मेरे चैनल पे, तो मैं उसका जो रिप्लाई है वो आपको मतलब कर दूंगा, और ये न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करके जो है वो भेज दूंगा, आपको समझा दूंगा, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपने कोई बात पूछनी हो, कोई स्कीम से रिलेटेड या अदर कोई आपका क्वेश्चन है, तो वो भी आप आसानी से कमेंट करें या मुझे व्हाट्सएप करें, तो मैं आपको उसका रिस्पॉन्स जो है वो इमीडिएटली बेसिस पे करूँगा। आज के लिए इतना ही। मेरी दुआ है कि आप लोग हमेशा खुश रहें। मेरे चैनल को जो है वो लाइक, और मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मेरी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, खुश रखें, दुआओं में याद रखिएगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।